28 फरवरी 2026 इजराइल और अमेरिका ईरान के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर देते हैं। And we now get you the visuals of US surgical strike by United States. These are the thermal images. गोल एकदम क्लियर था, ईरान की रिजीम को चेंज करना और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। ईरान में करीब 9:45 बजे बॉम्ब गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी जो है वो मारे जाते हैं। उनके साथ ऑलमोस्ट उनकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, प्लस उनके साथ साथ जितने भी पावरफुल लोग होते हैं उन सब की भी इस अटैक में डेथ हो जाती है। This is breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. Israel has confirmed that the supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, has been killed as a result of those Israeli strikes. पूरी दुनिया हैरान हो गई थी कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू ईरान के सबसे पावरफुल लीडर को कैसे मारा। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. My brothers and sisters, citizens of Israel, a short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar. The goal of the operation to end the threat from the Ayatollah regime in Iran. इस साल के स्टार्टिंग में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके अमेरिका ने एक चीज़ एकदम साफ कर दी थी कि अमेरिका किसी को भी अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो कंट्री अमेरिका का साथ नहीं देती है तो वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह वहाँ के भी किसी पावरफुल लीडर को किडनैप कर सकता है। और इससे एक चीज़ तो साफ हो गई थी कि ये जो साल है हम सब लोगों के लिए अमेरिका इतना ईजी नहीं रखने वाला। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम पे अमेरिका के पास हर एक मोस्ट पावरफुल वेपन एग्जिस्ट करता है, और अमेरिका को अब तक ये लग रहा था कि वो किसी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। एंड ईरान और इजराइल का जैसे वॉर चल रहा था, अमेरिका को यहाँ पे भी लग रहा था कि वो अभी के टाइम पे ईरान पे अपना कंट्रोल जमा सकता है, क्योंकि ईरान एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री होने के साथ साथ एक डेड इकोनॉमी भी थी, जिसके कारण अमेरिका को कोई इतनी मुश्किल नहीं होती ईरान में कंट्रोल जमाने में। लेकिन रियलिटी बहुत दूर की थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका इस वॉर में कूदा, अमेरिका को भी बहुत सारे प्रेशर आने लग गया, क्योंकि ईरान की रिजीम चेंज करने तक का तो छोड़ो, ईरान की धरती पे अमेरिका इस समय कदम भी नहीं रख सकता, क्योंकि ईरान को ये चीज़ अच्छे से पता है कि अगर अमेरिका ईरान की धरती पे कदम रखता है तो उनको अमेरिकन सोल्जर्स को कैसे ट्रीट करना है, और अमेरिका इसे अच्छे से जानता है। ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی। ईरान ने भी अमेरिका के साथ कुछ ऐसा कर रखा है कि अमेरिका का दोगलापन तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका को ऐसा कंट्री पूरी दुनिया एक लायबिलिटी के रूप में भी देखती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि अमेरिका की जो CIA है वो किसी भी कंट्री में तख्ता पलट करने में माहिर है, चाहे वहाँ के लोगों को किसी भी चीज़ से सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। CIA अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि CIA टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में भी पीछे नहीं रहा है। ISIS इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अभी के टाइम पे अमेरिका में मैक्सिमम अमेरिकन्स अपने ही प्रेसिडेंट से नफरत करते हैं। इस वॉर के कारण नहीं, अमेरिका में उनकी पॉलिसीज़ के कारण, जैसे कि इमिग्रेशन में रिस्ट्रिक्शंस, वुमेन से उनके राइट छीनना, अबॉर्शन में स्ट्रिक्टनेस, और बहुत से लोग तो अमेरिका में उनको रेसिस्ट भी कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो डिस्क्राइब करती है ट्रम्प को कि मैक्सिमम अमेरिकन्स जो हैं उनको पसंद नहीं करते एज अ प्रेसिडेंट। खैर, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था इसकी मेन जड़ ईरान और इजराइल थे, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी फेल्ड डिप्लोमेसी का भी नतीजा है और अमेरिका की फैंटेसीज का भी। अभी इस पूरे वॉर में CIA और मोसाद शैडो रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे इनके गोल्स एकदम क्लियर हैं। सबसे पहला, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना, ईरान की रिजीम को चेंज करना, और तीसरा पॉइंट जो कि मोसाद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उन सबको ख़त्म करना, जो कि ईरान की रेजिम चेंज करने से ही पॉसिबल है। क्योंकि अमेरिका को ईरान की प्रॉक्सीज से इतना मतलब नहीं है, क्योंकि जितने भी ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं ये सीधा खतरा इजराइल के लिए, ना कि अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल ना बन सके, और यही चीज़ इजराइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इजराइल पे सीधा उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, और अमेरिका भी ईरान पे अपना कंट्रोल नहीं जमा पाएगा जो वो इतने सालों से सोचता आ रहा है।
खैर अभी भी अमेरिका ने ईरान पर अपना कंट्रोल नहीं जमाया है। ईयर 1953 में MI6 और CIA मिलकर ईरान में एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसमें मोसादेक को हटा के अपने एक वेस्ट पपेट को वो ईरान की मेन पावर दे देते हैं जिसका नाम था शाह पहलवी रेजा। इसके अंडर में ईरान में बहुत से चेंजेस हुए, जैसे कि अमेरिका से अच्छी दोस्ती, इजराइल से अच्छी दोस्ती और अमेरिका के जितने भी अलायंस थे उन सब से भी ईरान की अच्छी दोस्ती हो गई थी। ईरान में बहुत से डेवलपमेंट हुए, जितनी भी बेसिक सर्विसेज होती है जैसे कि पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें जो हैं ईरान में प्रोवाइड की जाने लगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, ये जितनी भी सर्विसेज थी वो सिर्फ लिमिटेड एरियाज तक ही थी, जैसे कि तेहरान, इस्फहान और शिराज में। बाकी के जितने भी रूरल एरियाज थे वहाँ पे ये सब सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। अब आते हैं तेल के कॉन्सेप्ट में। ईरान जो भी तेल प्रोड्यूस करता था उसका वो 50% जो था वो वेस्टर्न कंपनीज को सप्लाई करता था, जो कि बहुत कम रेट में होते थे, और वही जो 50% प्रॉफिट उसके पास आता था जिससे उसकी GDP बढ़ती थी, उसी का वो 20 से 30% शाह पहलवी रजा की फैमिली रख लेती थी और बाकी का जो पैसा बचता था वो देश की डेवलपमेंट में लगता था। आप इस फोटो को देख के शाह पहलवी रजा की फैमिली की एक नेटवर्थ का एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि उसकी फैमिली ने इस करप्शन से कितना कमा लिया था। और इसमें भी एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था कि जितना भी पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता था उसमें भी निचले लेवल पे बहुत सारा करप्शन चलता रहता था। अब जैसे कि मैंने बताया कि ईरान में बहुत कम ही ऐसे एरिया थे जो वेल डेवलप्ड थे, जहाँ पे सारी सुविधा थी, लेकिन मैक्सिमम जो एरिया थे वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं थे। इवन जो फार्मर्स थे वहाँ के, उनके पास ज़मीन नहीं थी, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और बहुत से जो वर्कर्स थे वो बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे थे। तो ऐसे क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन ईरान में बहुत बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी शाह पहलवी रेजा का डिक्टेटरशिप। आप में से शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि जब शाह पहलवी रेजा ईरान में शासन करता था तो उस टाइम पे उसकी डिक्टेटरशिप चलती थी। मतलब अगर कोई भी उसके खिलाफ बोल रहा है तो या तो उसको मरवा देता था या तो उसको वो गायब करवा देता था। तो ये सब चीजें जो थी वो 1979 तक चलती है, क्योंकि 1979 के बाद ईरान में आता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। और उनका मोटिव एकदम सिंपल था कि ईरान में जितने भी वेस्ट की थिंग्स हैं उन सबको बाहर फेंको और जितना भी ऑयल है उसको वापस से नेशनलाइज करो। और इस चीज़ के चलते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड होता है और ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वो स्थापित हो जाता है। अब अक्टूबर 2023 का टाइम आता है और ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी हमास इजराइल पर एक बहुत मैसिव लेवल का अटैक करता है। ये अटैक इतना सरप्राइज होता है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को तक नहीं पता था कि उनके सिटीजन्स के साथ अब क्या होने वाला है। हमास 3000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल में दागता है, कई सारे मिसाइल्स अटैक होते हैं, ड्रोन अटैक होते हैं और ग्राउंड फोर्सेस में भी अटैक होते हैं। इस अटैक में 1200 लोग मारे जाते हैं और 200 लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया जाता है। और इसी के बाद से इजराइल और हमास की डायरेक्ट लड़ाई शुरू होती है, जिसमें इजराइल जो है गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। अब होता क्या है कि साल 2024 में मोसाद को एक इंटेल मिलती है कि सीरिया के दमास्कस की एक बिल्डिंग में जिसका नाम है ईरानियन एम्बेसी एनेक्स, इसमें जो है IRGC के टॉप के कमांडर्स की मीटिंग होनी होती है। मोसाद को एक्चुअल में हिंट मिलता है कि ये जो मीटिंग होने वाली है वो इजराइल के लिए डायरेक्ट खतरा हो सकती है, तो इजराइल जो है इंस्टेंट एक्शन लेता भी है। इजराइल दमास्कस की उसी बिल्डिंग के उसी रूम में एक स्ट्राइक करता है जिसमें IRGC के कमांडर्स की मीटिंग हो रही होती है और उन सभी को मार देता है। अब ईरान को जैसे इस अटैक के बारे में खबर पड़ती है तो इजराइल के अगेंस्ट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू कर देता है और इजराइल और ईरान की सीधी वॉर शुरू हो जाती है, जो कि कुछ टाइम में ठंडी भी पड़ जाती है। लेकिन मई 2024 में क्या होता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट होते हैं इब्राहिम रईसी, उनका जो हेलीकॉप्टर होता है वो क्रैश हो जाता है। एंड रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मौसम खराब होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर ढंग से उड़ नहीं पाया, जिस कारण वो क्रैश हो गया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस वो हेलीकॉप्टर बेल 212 में बैठे हुए थे वो एक्चुअली 1960s का मॉडल था, जो कि US मेडेड था। अब तक इजराइल और हमास का जो है डायरेक्ट वॉर चल रहा होता है और इजराइल जो है हमास के कई लीडर्स का असैसिनेशन करता है, कई हमास के ऑपरेटर्स होते हैं उनका भी वो असैसिनेशन करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही थी इजराइल को। बेसिकली होता क्या है, वो जितनों को मार रहा था कोई ना कोई उनकी जगह ले रहा था और इसका मेन कारण था ईरान की दी हुई फंडिंग। मतलब ईरान पर जो है दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी ईरान जो था वो हमास अपने प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह को फंडिंग दे रहा था इजराइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए। इसलिए इजराइल ने सोचा अगर हमास को डायरेक्ट रोकना है तो ईरान पर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन ये ना इतनी इजीली पॉसिबल नहीं था।
लेकिन फिर भी जुलाई 2024 में इसराइल जो है हमास के लीडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला के कमांडर फाउद शुक्र को मार देता है। और ये मैं अभी तक जितना भी बता रहा हूँ एक तरह से मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनना। अब सितंबर 2024 में क्या होता है, ईरान जो है इसराइल के अगेंस्ट वापस से अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है, जिसका नाम वो रखता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। ऑपरेशन वही था कि दमास्कस में जो IRGC के कमांडर को इसराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा था, उसका वापस से बदला लेना था। इन दोनों के बीच सीधी लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है, जो कि कुछ टाइम तक चलती है और शांत हो जाती है। लेकिन मोसाद को बहुत शक होता है ईरान पे कि ये ईरान जो है एकदम से अपने आप बैक कर रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ है, और ऐसा होता भी है। अब जून 2024 में इसराइल जो है ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू करता है और US जो है इसराइल के अगेंस्ट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू करता है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. क्योंकि इसराइल को जो है इंटेल मिलती है कि ईरान जो है 60% यूरेनियम इनरिच कर चुका है, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए सिर्फ 30% की दूरी पे था, और इसी के कारण अमेरिका भी इस वॉर में कूद जाता है। अब ईरान जो है इस चीज को देखते हुए रिटेलिएट करता है और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चालू कर देता है US और इसराइल के अगेंस्ट। और ये जो वॉर होती है वो चलती रहती है, जिसे 12 डे वॉर भी कहा जाता है। अमेरिका और इसराइल जैसे तैसे करके ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को रोकते हैं। जैसे कि अमेरिका ने दुनिया भर के ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे, इसराइल की मोसाद ने मल्टीपल साइंटिस्ट को असैसिनेट कर दिया था, तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वो बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। और ईरान की इकोनॉमी वैसी डाउन चल रही थी, और ऐसे में बहुत सारे सैंक्शंस के कारण इकोनॉमी को रन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो ईरान जो है उस टाइम पे रुक जाता है। पर आपने एक चीज सोची कि ईरान एकदम से न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के पीछे क्यों पड़ गया? जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तो एक चीज डिसाइड कर ली थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनेगा। इसका बहुत ही सिंपल रीजन था, क्योंकि ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है वो अमेरिका से नफरत करता था। क्योंकि ईरान को एक चीज अच्छे से पता थी कि अगर वो अमेरिका के साथ सही रिलेशन नहीं बनाएंगे, दुश्मनी रखेंगे, तो अमेरिका की ऐसे में फितरत रही है कि वो ऐसी कंट्रीज के जो लीडर्स होता है या तो उनको वो असैसिनेट करा देता है या फिर उनको वो कंट्रोल करने के लिए वहां पे तख्ता पलट करा देता है, जैसे कि ईरान में हो चुका था। लेकिन ईरान को एक चीज अच्छे से पता थी कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है उसकी तरफ अमेरिका आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो इसी के बाद से ईरान डिसाइड कर लेता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनेगा। लेकिन ये इजराइल के अस्तित्व के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होता है, इस कारण मोसाद भी एक्टिव हो जाती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए। अब 2015 का टाइम आता है और इस टाइम पे जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा होते हैं और वो बेसिकली ईरान के सामने एक डील पेश करते हैं। इसमें यह था कि ईरान जो है उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो बंद कर देगा और यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको घटा के 3.67% मैक्स तक रखेगा। इतनी उसको परमिशन दी जानी होती है और ऐसा ईरान 20 महीने तक करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ईरान इतना मानता नहीं है, लेकिन यूएस जो है ईरान पे और सैंक्शंस लगा देता है, तो इसी के चलते ईरान जो है इस डील पे एग्री कर लेता है। अब इस डील के अंदर ये भी होता है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनमें जो है 24/7 CCTV कैमरास रहेंगे, ये निगरानी रखने के लिए कि ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वापस से तेजी से बढ़ा तो नहीं रहा। ईरान इस चीज के एग्री कर देता है और अमेरिका जो है धीरे धीरे करके जो है ईरान पे जो सैंक्शंस लगे होते हैं वो हटाना शुरू कर देता है और ईरान की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत जो है स्टेबल होने लगती है। हालांकि जो मेन सैंक्शंस होते हैं वो अभी भी ईरान में होते हैं, लेकिन इकोनॉमी जो थी ईरान की वो स्टेबली रन हो रही थी। अब साल 2018 का टाइम आता है जिस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं और वो जो है इस JCPOA डील को जो है वो कैंसिल कर देते हैं, अमेरिका को बैक कर लेते हैं इस डील से और ये कह देते हैं कि ईरान के साथ जो ये डील हुई है ये पूरी तरीके से बकवास डील है। के बाद जो है अमेरिका जो है ईरान पे वापस से सैंक्शंस लगा देता है। अब ईरान को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम होता है उसको वापस से तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है और जितने भी उसके न्यूक्लियर साइट्स में CCTV कैमरास थे जो 24/7 नजर रखते थे उन सबको भी वो निकाल देता है। और ऐसे में क्या होता है, ईरान वर्सेस USA वापस से शुरू हो जाता है। USA और इजराइल को एक चीज पता थी कि इस डील के कैंसिल होने के बाद ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है तेजी से बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे में CIA और मोसाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर देते हैं अपना ईरान के अंदर, जिसमें वो मल्टीपल वापस से साइंटिस्ट को जो है मारना शुरू कर देते हैं। मिस्टीरियस तरीके से मौत हो रही थी, लेकिन साल 2021 में मोसाद की यूनिट 8200 जो है और CIA जो है सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर देते
जो कि उनको डायरेक्ट फायदा देते हैं इस वॉर में, और वो कैसे देते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब साल 2022 का टाइम आता है और ईरान में मैसिव लेवल में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इस प्रोटेस्ट का कारण ये था कि दरअसल 22 साल की एक लड़की जो कि ईरानियन कुर्दिश लड़की थी, वो अपनी फैमिली के साथ तेहरान में घूमने आती है। उस लड़की का नाम महासा अमीनी था और उसको ईरान की मोरालिटी पुलिस, जिसको गश्त-ए-इरशद भी कहा जाता है, अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट का जो रीज़न था वो बहुत सिंपल था। महासा अमीनी ने एक्चुअल में हिजाब जो है वो ढंग से नहीं डाल रखा था, जिस कारण उसके बाल दिख रहे थे। तो इसी के चलते वहाँ की मोरालिटी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब मोरालिटी पुलिस के कस्टडी के 3 दिन बाद जो है उस लड़की की डेथ हो जाती है। पुलिस ये बोलती है कि उसको हार्ट अटैक आया है, बट उसकी फैमिली क्लेम करती है कि उसको इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो इसके बाद से जो है ईरान में एक मैसिव लेवल में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। मतलब एक बहुत छोटी सी चीज की वजह से वहाँ की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और ब्रूटली टॉर्चर करा, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। और फिर बाद में जो है ईरान में मैसिव लेवल में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसमें वहाँ की औरतें जो है अपना बाल काट के प्रोटेस्ट को जो है शुरू करती हैं। न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी औरतें जो है अपने बाल काट रही हैं, प्रोटेस्ट शुरू कर रही हैं अली खामेनी के खिलाफ, वहाँ की रिजीम चेंज के खिलाफ। लेकिन इसमें एक बात थी, एक्चुअली जो रिजीम चेंज करने का वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था वो इतना मैसिव लेवल पे नहीं था। ये सिर्फ प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो महासा अमीनी के लिए चल रहा था। लेकिन ईरान की जो पुलिस होती है वो इस प्रोटेस्ट को ब्रूटली दबा देती है, लोगों को एग्जीक्यूशन किए जाते हैं, जिससे जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो रुक जाता है। लेकिन साल 2025 के एंड शुरू होते होते सब कुछ ईरान में बदलने लगता है। ईरान की जो करेंसी होती है रियाल, उसकी वैल्यू 84% तक गिर जाती है, जिस कारण ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका मेन कारण था यूएस का सैंक्शंस, जो कि बहुत टाइम से यूएस ने लगा रखा था और ये बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में ईरान की जो इकोनॉमी थी वो डेड होके भी बहुत बुरी हालत में चल रही थी। अब ईरान में सीन ऐसा हो रखा था कि वहां पे कोई खुल के अपनी आजादी से जी नहीं सकता, इन्फ्लेशन वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ऐसे में क्या होता है, ईरान में वापस से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार प्रोटेस्ट ईरान की रिजीम के खिलाफ इस्लामिक रेवोल्यूशन के अगेंस्ट होते हैं। अब यूएस और इजराइल का पहले से एक प्लान बन रखा था कि वो 2025 में ईरान में अटैक करेंगे वहां की रिजीम के खिलाफ, और ये एक तरह से वॉर हो सकता है। बट यूएस और इजराइल कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट इस्लामिक रिजीम के अगेंस्ट चल रहा था ये रुक नहीं रहा था, ये और ज्यादा बढ़ रहा था। हालांकि वहां की जो पुलिस थी वो उन पे अटैक कर रही थी, उनका एग्जीक्यूशन कर रही थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था इस बार रुक नहीं रहा था, ये और बढ़ता जा रहा था। तो इजराइल और यूएसए अटैक के लिए रुक जाते हैं और सही टाइम का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर वो उस टाइम पे ईरान पे अटैक करते तो ईरान की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इजी हो जाता वहां के लोगों को मैनिपुलेट करना कि इजराइल और यूएस हमसे इतना नफरत करते हैं कि वो हम पे अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में यूएस और इजराइल बहुत ही स्मार्टली मूव लेते हैं और अटैक को उस टाइम पे तो रोक देते हैं। लेकिन 2025 के एंड में ईरान में प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा ब्रूटली होने शुरू हो जाते हैं। मतलब ईरान जो है वो जलने लग जाता है और वहाँ की जो फोर्सेस होती हैं वहाँ के लोगों को ब्रूटली एग्जीक्यूट कर रही होती है। और 2025 के एंड में ईरान को दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं एक लेबल दे चुकी थी थ्रेट टू ह्यूमैनिटी के नाम पे। अब ईरान में अटैक करने से पहले डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट इतना तो साइन दे रहे थे कि ट्रम्प जो है ईरान पर एक बहुत बड़ा मैसिव लेवल पर अटैक करने वाला है, और उनके पास काफी अच्छा बहाना भी था, क्योंकि ईरान की जो खुद की गवर्नमेंट है वो खुद के ही लोगों का एक्सिक्यूशन कर रही है। वो ह्यूमैनिटी के नाम पे ईरान में एक वॉर में जंप ले सकते थे, और ऐसा होता भी है। 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल जो है ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। इजराइल अपने ऑपरेशन का नाम देता है ऑपरेशन रोरिंग लायन, और यूएसए अपने ऑपरेशन का नाम देता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ऐसे में क्या होता है, वो ईरान से फुल स्केल में वॉर स्टार्ट कर देते हैं। खोमेनी के मरने से पहले खोमेनी एक ट्वीट करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ईरान की असली ताकत देखेगी यूएसए और इजराइल के अगेंस्ट। लेकिन पहले ही दिन की वॉर में इजराइल और यूएसए उनको उनकी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली के साथ और जितने भी टॉप के कमांडर्स थे, टॉप के लीडर्स थे, उसके साथ जो है वहीं पर खत्म कर देते हैं इजराइल और यूएसए अपनी एयर स्ट्राइक में। ये जो असैसिनेशन हुआ था खामेनी का, ये अपने में बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ईरान के सबसे पावरफुल पर्सन थे खामेनी, जिनको यूएस और इजराइल ने अपनी एक दिन के वॉर स्ट्राइक में मार दिया। और इसका रीजन बताऊं क्या था, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मोसाद की यूनिट 8200 और सीआईए जो है ईरान में ऑपरेशन शुरू कर देती है। एक्चुअल में होता क्या है कि साल 2021 में सीआईए और मोसाद जो है ईरान में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, जो कि बेसिकली खामेनी के कंपाउंड के आसपास होते हैं, आईआरजीसी के कमांडर्स होते हैं, उनके आसपास के वहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं जो कि चाइनीज मेड होते हैं, उनको जो है हैक कर लेते हैं, और पूरा एक्सेस जो है इजरायली गवर्नमेंट देख रही होती है, स्पेशली मोसाद
देख रही होती है। AI के हेल्प के थ्रू जो है खामेनी के जो मूवमेंट होती है उसको ट्रैक किया जाता है, उनके पैटर्न को नोटिस किया जाता है। इसलिए ईरानियन टाइम के अकॉर्डिंग 9:45 बजे का टाइम चुना जाता है अटैक करने के लिए। और ऐसे में जो होता है सुप्रीम लीडर जो होते हैं ईरान के, वो उस टाइम पे मारे जाते हैं। और इसी बीच अमेरिका से भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मिनाब की सिटी में गर्ल्स स्कूल होता है जिसमें अमेरिका जो है गलती से मिसाइल गिरा देता है, जबकि होना यह था कि उस गर्ल्स स्कूल के थोड़ी ही दूरी पे IRGC का बेस था, लेकिन वहां पे मिसाइल हिट नहीं होती है, गर्ल्स स्कूल में हिट हो जाती है, जिसके कारण लगभग 120 लड़कियां मारी जाती हैं जिनकी उम्र 7 से 12 साल की थी। अब US से जो ये मिसाइल गिरी है उसको तो वो डिनाई कर देता है कि उसने मिसाइल नहीं गिराई है, लेकिन ईरान की जो मीडिया होती है और ईरान की जो गवर्नमेंट होती है वो इसको एक प्रोपेगेंडा के लिए फैलाती है। और फिर आता है वो टाइम जिसने पूरी दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला डाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान 3 मार्च 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है। In breaking news from Reuters, who are crediting Iran's media for this, that Iran's Revolutionary Guards commander has said the Strait of Hormuz is closed and Iran is to set any ship trying to pass on fire. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. जिसके कारण ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं वो ड्रेस्टिकली बढ़ने लग जाते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक्चुअली IRGC ने बंद करा था, लेकिन वो भी किसी के कहने पे बंद करा था, और उस पर्सन का नाम था मोज्तबा खामेनी। अली खामेनी के जाने के बाद से पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन अब खत्म हो जाएगा और बाद में अब एक बेस्ट पपेट आके इसमें बैठ जाएगा या फिर कोई और एक जेन्युइन लीडर आके बैठ जाएगा। बट फिर भी IRGC ने पूरे देश की कमांड संभाल रखी थी और ऐसा होने नहीं दिया। ईरान में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी बोला जाता है, जिसमें 88 क्लर्क्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। ये जो असेंबली होती है इनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सुप्रीम लीडर को, अगर वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो वो उसको वहां से हटा भी सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को भी अपनी प्रोग्रेस जो है आगे बढ़ानी थी, क्योंकि उनको भी ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनना था। लेकिन IRGC जो था वो ऐसा चाहता नहीं था कि वो जो है प्रोग्रेस करें, वो चाहता था कि मोज्तबा खामेनी जो कि अली खामेनी के बेटे थे उनको सुप्रीम लीडर बनाया जाए। स्टार्टिंग में तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इस चीज को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, लेकिन US और इजराइल का जो एयर स्ट्राइक होता है वो बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं ईरान में, और IRGC का जो प्रेशर था वो भी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इस चीज को देखते हुए 8 मार्च 2026 को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अनाउंस करती है मोज्तबा खामेनी एज अ न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। लेकिन आपने एक चीज सोची कि IRGC ने मोज्तबा खामेनी को ही क्यों सुप्रीम लीडर बनाया, और ये जो IRGC है जिसका मैं सबसे ज्यादा नाम इस वीडियो में ले रहा हूँ, ये आखिर इतनी पावरफुल क्यों है? इसमें ऐसा है क्या कि इजराइल भी इसको टारगेट करता है, USA भी इसको टारगेट करता है? आखिर ये है क्या? तो इन सब चीजों को हम एकदम शॉर्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले हम मोज्तबा खामेनी की बात करते हैं। तो जब अली खामेनी जिंदा होते हैं तो उनके ऑफिस से मोज्तबा खामेनी जो है IRGC को ऑपरेट करते थे, और वो ही IRGC के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जनरली मैनेज करते थे। तो ऐसे में क्या था कि उनकी IRGC के साथ जो बॉन्डिंग थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, और IRGC चाहता था कि अली खामेनी के बाद जो है मोज्तबा खामेनी जो है वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। अब होता क्या है कि इजराइल और USA के जॉइंट ऑपरेशन की एयर स्ट्राइक के कारण अली खामेनी की डेथ हो जाती है, और उनके साथ साथ ऑलमोस्ट उनका खानदान भी पूरा खत्म हो जाता है। मोज्तबा खामेनी जब बचते हैं तो उनके अंदर एक दबा हुआ गुस्सा था, जो कि IRGC जानता था कि यही गुस्सा इजराइल और USA को घुटनों पे लाने के लिए काफी है, और काफी हद तक ऐसा होता भी है। मोज्तबा खामेनी जैसे ही सुप्रीम लीडर बनते हैं वो कसम खा लेते हैं कि जितने भी रीजन्स में US बेसिस हैं उन सबको वो टारगेट करेंगे, कोई भी देश नहीं बचेगा जहां जहां US के बेसिस हैं। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले IRGC के बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, IRGC जो है वो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इसे बनाया गया था। इसका उद्देश्य एकदम साफ था, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की रक्षा करना और ईरान के सुप्रीम लीडर की रक्षा करना, और इसके लिए इनको पूरी परमिशन है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम लीडर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी ईरान में है तो वो IRGC है। IRGC जब मोज्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाती है, और जब सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो कसम खाते हैं तो वो ऐसा करते भी हैं। जितने भी रीजन्स होते हैं जहाँ पे US के बेसिस होते हैं, ईरान उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है बिना किसी डर से, और इसके लिए वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रिलीज करते हैं। बहरीन,
कुवैत, यूएई और सऊदी अरेबिया। ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे यूएस के बेसिस होते हैं और यहीं पे ईरान की आईआरजीसी जो है वो यहाँ पे अटैक करती है। अब एक आईआरजीसी ही थी जिसके कारण ईरान अभी तक टिका हुआ था और अमेरिका जो है ईरान पर ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था फिजिकली ग्राउंड लेवल पे। और ईरान को एक चीज पता थी कि अगर अमेरिका ईरान में अगर एंट्री करता है तो आईआरजीसी पूरा बंदोबस्त करके बैठी हुई अमेरिका का कि उसको कैसे ट्रीट करना है। और अमेरिका को भी इस बात की भनक है, इस कारण जो है वो ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन नहीं कर पा रहा। और सेम यही हाल इजराइल के साथ भी है। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि सिर्फ आईआरजीसी के कारण ही ईरान अभी तक इस वॉर में नहीं टिका हुआ, उसके पीछे रशिया और चाइना भी है। जहाँ रशिया और चाइना से ईरान को मिलिट्री इंटेलिजेंस मिल रही है, कई वेपन्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं, जिसके कारण ये वॉर तो बढ़ रहा है। लेकिन ईरान जो है इस वॉर को जान मुश्किल लंबा खींच रहा है, क्योंकि उसको पता है जितना टाइम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा उतनी ही दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डगमगा जाएगी और सीधा प्रेशर आएगा इजराइल और यूएसए पे। अब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिसके कारण पूरी दुनिया की जो तेल की सप्लाई थी उस पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा था और तेल की जो कीमतें थी वो भी बढ़ने लग गई थी। ऐसे में ईरान क्या करता है, जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है ईरान की उनको वो अलाउ कर देता है कि वो यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ऐसे में चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान और इराक, ये 4 कंट्रीज ऐसी होती है जिन्हें ईरान जो है परमिशन दे देता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की। गाइडलाइंस एकदम क्लियर होती है, जिनमें से एक गाइडलाइन ये होती है कि वो कोई सा भी सामान अमेरिका या फिर वहां की किसी भी नेबर कंट्री को या फिर उसके अलाइन को नहीं भेज सकते। और ऐसा होता भी है और एकदम सब स्मूथली चलता है। और बाद में जो है ईरान और भी कंट्रीज के लिए रास्ता साफ कर देता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने का, लेकिन उन कंट्रीज के लिए नहीं जो कि अमेरिका के अलायंस होते हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि इंसिडेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान को भी ईरान ने जो है परमिशन दे दी थी कि वो यहाँ से गुजर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान जब तेल लेके जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहा होता है तो ईरान जो है उसको एक चीज पता चल जाती है कि पाकिस्तान जो है तेल की जो शिप होती है वो अमेरिका को भिजवा रहा है। जैसे ही ईरान को इस चीज के बारे में पता चलता है वो पाकिस्तान की शिप पे जो है स्ट्राइक करवा देता है। ईरान का मैसेज एकदम क्लियर था कि जो गाइडलाइंस है वो सबके लिए सेम रहेगी। अब पूरी दुनिया में जब तेल की कीमतें बढ़ रही थी तो ऐसे में जितने भी अमेरिका की अलायंस कंट्री थी वो अमेरिका को प्रेशर कर रही थी, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जो कि वॉर चल रही है, इसमें आग में घी डालने का काम अमेरिका ही कर रहा है। तो अमेरिका पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अमेरिका और इजराइल क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स जो है मोस्तफा खामेनी के असैसिनेशन का ट्राई करते हैं, बट वो इस चीज में फेल हो जाते हैं। अब इस पूरे सीन में पाकिस्तान एक शांति दूत बन के आता है अमेरिका और ईरान के बीच और एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है दोनों कंट्रीज से करवाता है। स्टार्टिंग में तो ईरान एग्री नहीं होता, लेकिन बाद में करा देता है पाकिस्तान जैसे तैसे ईरान को एग्री, एंड 2 हफ्ते का सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें अमेरिका जो है ईरान के अगेंस्ट कोई स्ट्राइक नहीं करेगा और ईरान भी जो है अमेरिका के अगेंस्ट कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। हालांकि सीज फायर के एग्रीमेंट में ईरान चाहता था कि इजराइल भी शामिल हो, लेकिन इजराइल जो है वो मना कर देता है। लेकिन फिर भी इजराइल जो है ईरान पर अटैक बहुत कम कर देता है। अब सीज फायर जैसी हो जाता है, ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को और भी कंट्रीज के लिए खोल देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है एक चीज हो जाती है, इजराइल जो है लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट स्ट्राइक शुरू कर देता है। जैसी ये बात ईरान को पता चलती है, ईरान अमेरिका को बोलता है कि ये सीज फायर का वायलेशन है, इसमें इजराइल जो है अटैक कर रहा है। तो अमेरिका जो है साफ साफ एक चीज क्लियर कर देता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर का, ये ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था, इसमें लेबनान या किसी भी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो हमास के बाद ईरान का एक सबसे बड़ा प्रॉक्सी है, तो ईरान इस चीज को सहता नहीं है। तो ऐसे में ईरान की आईआरजीसी जो होती है वो हिजबुल्लाह को फंड करने लगती है, वेपन्स फंड करने लगती है। और अभी ये जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा है, जिसमें ईरान अभी फंडिंग कर रहा है वॉर को। हालांकि अभी के टाइम पे पाकिस्तान जो है ईरान और अमेरिका के बीच जो है और पीस टॉक करवा रहा है सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए। बेसिकली पाकिस्तान अपना भी फायदा चाह रहा है, लेकिन ये जो पीस टॉक है ये अभी क्लियर नहीं हो पा रही है ईरान के साइड से, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी शर्तें हैं जो ईरान मानने को तैयार नहीं है और बहुत सी ऐसी शर्तें हैं जो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि अगर मैं कुछ शर्तों के बारे में बताऊं तो ईरान ये चाहता है कि अमेरिका जो है उसको अश्योरिटी दे कि वो ईरान पे वापस अटैक नहीं करेगा, और अमेरिका ईरान से ये चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए रोक दे। लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर वो अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देगा, अमेरिका और इजराइल किसी भी हद तक गुजर जाएंगे रिजीम को चेंज करने के लिए। अब देखिए जो वॉर अभी इस समय चल रहा है, हमको अपने देश के साइंटिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमको सही टाइम पे जो है न्यूक्लियर पावर बना के दे दिया, और इंडिया इस समय एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। क्योंकि अगर आज ईरान की तरह इंडिया के पास भी अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होती तो अमेरिका और अमेरिका जैसी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन इंडिया के पास आज न्यूक्लियर पावर है। इस कारण जो है इंडिया किसी भी कंट्री से ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर कंट्री तो है ही, लेकिन उसको पता है कि न्यूक्लियर कैसे संभाल के रखना है। क्योंकि
इस दुनिया में ऐसी भी कंट्री एग्जिस्ट करती है जिसके पास न्यूक्लियर पावर तो है, जो सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए दी जाती है, लेकिन खुद ना खुद वो जो कंट्री है वो किसी और के लिए दलाली भी करती है।